हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RKP 360। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग का क्लास आइडम का चल रहा था, सीरीज बी, जिसका क्लास नंबर आज 3rd है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप पहले का क्लास बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझें, और फिर आज हम लोग जो क्लास नंबर 3rd देखेंगे वो सीरीज बी से है। तो बिना समय गंवाए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, तो प्लीज़ एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो इसका बेनिफिट ले सके, है ना। तो और सब्सक्राइब वगैरह ये सब थोड़ा सा कीजिए, ताकि हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने। और जितना बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उससे भी और अधिक, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं किए हों उससे और बेहतर हम लोग काम करके आपको दिखाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास नंबर 3rd क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बियर द पाल्म। बियर द पाल्म का मतलब क्या होता है? बियर द पाल्म का मतलब दो होता है, ठीक है। एक तो होता है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है ना, जैसे होता है ना आपके गांव शहर में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, तो उनको उनके लिए भी आप आइटम यूज कर सकते हैं बियर द पाल्म, ठीक है। या फिर जैसे आप किसी चीज़ में विन करते हैं, ठीक है, जीतना जिसको बोलते हैं हिंदी में जीतना, उसको भी आप यूज कर सकते हैं बियर द पाल्म। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों मीनिंग, ठीक है। पहला क्या लिखा जाए इसका, जैसे कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, प्रसिद्ध हो या प्रमुख भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रमुख लिखिए या फिर प्रसिद्ध भी लिख सकते हैं, या प्रसिद्ध प्रसिद्ध होना, है ना, प्रसिद्ध होना। या फिर आप इसको लिख सकते हैं जीतना। जीतना का मतलब दैट मीन्स टू विन। इसका इंग्लिश मीनिंग अगर आए तो आप क्या लिख सकते हैं, टू विन। टू विन का मतलब क्या हुआ, जीतना, है ना। बियर द पाल्म। अब पाल्म, अच्छा इसको एक कोरिलेट कर सकते हैं। पाल्म, पाल्म का मतलब क्या होता है, जैसे पाल्म, जैसे हथेली को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पाल्म बोलते हैं। एक लॉजिकली आप ऐसे सोच सकते हैं, इसका मीनिंग वो नहीं होता, बट हम एक लॉजिकली याद हम लोग को कैसे रहे, तो पाल्म, पाल्म का मतलब ये अपने हाथ का हथेली को हम लोग बोलते हैं। तो उसको क्या होता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसको देखते हुए एकदम हथेली पे लोग रखता है ना, एकदम हथेली पे रखता है। जो जीतता है उसको लोग क्या करता है, अपने पाल्म पे रखता है, हाथ पे रखता है, हथेली पे रखता है। तो पाल्म से इस तरीक़ा से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं एज अ सेंटेंस कैसे यूज करेंगे। सपोज दैट आप किसी को विश करते हैं, चलो मेरा विशेष है तुम्हारे साथ, तुम इस मैच में विन करोगे, ठीक है। तो आई विश यू बियर बियर द पाल्म, बियर द पाल्म, ये मेरा हो गया। यहाँ पे हम अगर सेंटेंस में लग रहा है कि हम कैसे यूज करें, तो यहाँ पे बियर द पाल्म की जगह पे टू विन भी रख सकते हैं, बट ये हमको आइडोमेटिक तरीका से यूज करके बताना है, तो हम बियर द पाल्म लिखेंगे। यहाँ पे किसी भी मैच में आप लिख सकते हैं, जैसे सपोज दैट हम इन द फुटबॉल लिख देते हैं, ठीक है, इन द फुटबॉल, इन द फुटबॉल मैच, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम मेरा ये विशेष है कि जो तुम फुटबॉल का जो मैच है उसमें तुम क्या करोगे, टू विन होगो, मतलब यानी तुम उसमें जीतोगे, ठीक। उसी तरीक़ा से सेकेंड नंबर हम देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, बीट अ रिट्रीट। इसका मतलब क्या होता है, सपोज दैट आप किसी जगह से कहीं गए, ठीक है, और वहाँ से जैसे आप गए और फिर तुरंत भाग के आ गए, यानी कि कहीं गए और किसी कारणवश, यानी सपोज दैट आप वहाँ पे खतरा महसूस कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ से
उस जगह से तुरंत वहाँ से हट गए या भाग करके आ गए सेफ जगह पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं। इसको हिंदी पहले हम लिखते हैं, ठीक है। सपोज दैट किसी भी किसी जगह से जल्द, किसी जगह से क्या हो जाना, जल्द वापस हो जाना, जल्द वापस होना, है ना। वापस होना, तो वापस होने का कुछ तो कंडीशन होगा ना, क्यों आप वापस हो रहे हैं। तो सम ऐसे इसको आप ये अंडरस्टैंड रखिएगा, बट हम ऐसे लिख दे रहे हैं खतरे के कारण से, है ना, खतरे के कारण, खतरे के कारण, ठीक है। चलिए अब बात किया जाए इसका इंग्लिश मीनिंग का। तो इंग्लिश मीनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा बट एकदम क्लियर होगा। टू रन अवे, अवे फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन, ION, है ना, सिचुएशन, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, किसी डेंजरस सिचुएशन से वहाँ से भागना। इसको एज अ सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे, सपोज दैट जनरली हम लोग किसी भी पुलिस वगैरह को देखते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से भागते हैं कि क्या पता क्यों मार रही है, हमको मार ना पड़ जाए इस वजह से। तो इसको हम एज एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, व्हेन वी सॉ द पुलिस अराइविंग, व्हेन वी सॉ द पुलिस अराइविंग, उसके बाद हम लोग वी क्या करते हैं, बिट अ रिट्रीट, मतलब हम लोग वहाँ से क्या हो जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं ना। चलिए, मतलब किसी भी जगह से हम लोग पुलिस को जैसे देखते हैं आ रहा है, वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं, भाग जाते हैं। हम लोग को वहाँ पे अनकम्फर्टेबली महसूस होता है या फिर खतरा महसूस होता है जो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका थर्ड नंबर का, है ना। तो बीट अबाउट द बस्ट, इसका मतलब क्या होता है, बीट अबाउट द बस्ट। जैसे होता है ना कि आप किसी से बात करते हैं किसी टॉपिक पे, ठीक है, बट वो सपोज दैट उस टॉपिक में कंफ्यूज हो गया, तो वो आपको घुमा फिरा करके बात करेगा, इधर उधर का बात करेगा, टू द पॉइंट बात नहीं करेगा। उसके लिए आप आइटम क्या यूज कर सकते हैं, बीट अबाउट द बस्ट, ठीक है। जैसे मुद्दे से हट करके कोई बात को करना, ठीक है, मुद्दे से हटकर, मुद्दे से हटकर कोई इधर उधर का बात करना, कोई इधर उधर का बात करना। अगर हिंदी स्पेलिंग एरर हो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक हम्बली रिक्वेस्ट है। इधर उधर का बात करना, है ना, मुद्दे पे बात नहीं करना, ठीक है। एवॉइडिंग, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, एवॉइडिंग द मेन टॉपिक, एवॉइडिंग द मेन टॉपिक, है ना, मतलब मेन टॉपिक को एवॉइड कर रहे हैं, इधर उधर का बात अधिक कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए तो हम लोग देखते हैं, तो किसी को हम लोग बोलते हैं ना कि आप इधर उधर का बात नहीं कीजिए, घुमा फिरा कर बात नहीं कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए, है ना, मुद्दे का बात कीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज डू नॉट बीट अबाउट द बीट अबाउट द बस्ट, बीट अबाउट द बस। ये मेरा आइटम हो गया, इसके नीचे हम अंडरलाइन करते जाते हैं ताकि ये पता चल जाए आप लोगों को कि
कि हाँ ये आइटम यूज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं उसको कि कम स्ट्रेट स्ट्रेट व्हाट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट पे बात कीजिए, इधर उधर का बात ना कीजिए, इधर उधर हमको नहीं घुमाइए ना, डायरेक्ट पॉइंट पे आइए। बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कई बार किसी चीज़ में प्रयास करते हैं बट वो जो प्रयास होता है वो सफल नहीं होता है। सपोज दैट आपका एग्ज़ाम है, वो सब आपको पता है कि मेरे को मेंस देना है, बट आप अभी से नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पीटी का रिजल्ट आएगा उस समय हम, उसके बाद हम मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। तो उस समय क्या होगा, वो जो आपका जो प्रयास होगा रिजल्ट पीटी का आने के बाद, वो क्या होगा, वो बीट द ईयर होगा, यानी कि निरर्थक प्रयास होगा, उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप बहुत कम समय में बहुत कुछ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, निरर्थक प्रयास करना, बेवजह का एकदम जी जान लगाना, ठीक है। निरर्थक निरर्थक क्या करना, प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना, ठीक है। इसको अगर हमको इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टू मेक एफर्ट लगाना। कैसा एफर्ट लगाना, जो एफर्ट क्या है, जो एफर्ट हमारा है यूजलेस होता है ना, दैट एफर्ट्स आर यूजलेस, यूजलेस मतलब एक ऐसा एफर्ट लगाना जो क्या हो, यूजलेस हो, ठीक है। एफर्ट आप लगा रहे हैं, ईमानदारी से आप एफर्ट लगा रहे हैं, बट वो जो एफर्ट लगा रहे हैं वो क्या है, यूजलेस है। जैसे एज ए सेंटेंस इसको हम यूज करते हैं, तो अपने एग्जाम पे ही लेते हैं, इफ़ यू डिड नॉट इफ़ यू डिड नॉट स्टडी एट दिस टाइम, या फिर एट दिस टाइम, या फिर ऑल सेमेस्टर ले लीजिए आप, किसी अपने सभी सेमेस्टर में, सपोज दैट सेमेस्टर, देन देन यू देन योर लास्ट मिनट जो है वो क्या होगा, देन योर लास्ट मिनट वो क्या होगा, बिल्कुल निरर्थक होगा आपके लिए। वो लास्ट मिनट जो आप स्टडी कीजिएगा वो क्या होगा, एकदम बीट द एयर होगा, बीट द एयर, यानी कि वो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम से पहले जो जो भी होता है उसको पढ़िए, रिजल्ट आएगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरा इतना नंबर है, हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया है, उसको देखिए, अगर इस तरीक़ा से आपका नंबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। कहने का सेंस ये है, जो सुंदरता होता है वो किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता है ना। हो सकता है कि कोई बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो बट उसका कैरेक्टर लेस हो, है ना। तो इसका सेंस यही है कि जैसे बाहरी सुंदरता से जो है, किसी की भी जो बाहरी सुंदरता से उसका अंदर का जो कैरेक्टर है उसको जज नहीं किया जा सकता है। इसको आप दो तरीका से आप बोल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे हिंदी में शारीरिक सुंदरता बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, ठीक है। और दूसरा ये है, जो दूसरा को हम लिख देते हैं, जो बाहरी सुंदरता होता है, बाहरी सुंदरता जो होता है वो क्या होता है, बाहरी सुंदरता जो होता है उससे, बाहरी सुंदरता से बढ़कर अंदर की क्या होती है, गुण होती है। बाहर का सुंदरता से हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, गुण होती है, ठीक है। कहने का इन द सेंस ऑफ ये हुआ
कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ स्किन डीप है, यानी आपको बाहर से सुंदरता दिखा सकती है, बट अंदर का जो कैरेक्टर है वो आप ब्यूटी से जज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें कि कैसे इसका इंग्लिश मीनिंग कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश मीनिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दैट जो फिजिकल है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस वो क्या है, नो गाइड, नो गाइड टू पर्सन्स कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो है फिजिकल अपीयरेंस से किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते हैं, गाइड नहीं कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल इसको हम लोग देखते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम सेंटेंस में इसको कैसे लेंगे। सपोज दैट कोई भी मतलब स्त्री हैं जो जो इनको नहीं पता है ब्यूटी सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए आप उनको बता रहे हैं सी डॉज नॉट नो, उनको ये पता नहीं है दैट, अब यहाँ पे आपका आइटम आ जाएगा, दैट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सुंदरता सब कुछ नहीं होता है। ये कोई भी सपोज दैट स्त्री है उनको ये बात पता नहीं है, उनको आप ये बात बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो देखने में, क्योंकि यहाँ पे खचपच हो गया है अधिक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखें, बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट एक ऐसा है जैसे आप कोई किसी चीज़ को आप मान लेते हैं हाँ ये सही है, बिना किसी तरीका का वेरिफिकेशन का। ठीक है, उसी चीज़ को बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, सपोज दैट कल के मार्केट में किसी टीचर ने आया बोल दिया यार सब कुछ यहीं से होगा, ये होगा वो होगा, आप एकदम आंख बंद कर विश्वास कर लिए ना, आप किसी तरीका का उस पर सोचे कि क्या फ्रॉड तो नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं बी इन वंस बोनेट। ठीक है, किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मान लेना, उसके बाद आप लोग भगवान का दर्जा देने लगते हैं। किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर क्या करना, महत्वपूर्ण मानकर सोचते रहना उसके बारे में। ठीक है, सोचते रहना। ठीक है, किसी चीज़ को एकदम महत्वपूर्ण मान लेना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश मीनिंग में हम कैसे लिखेंगे, पहले वो हम लोग लिख देते हैं, फील वेरी स्ट्रांगली, स्ट्रांगली अबाउट अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट मान करके उसके बारे में सोचते रहना। ठीक है, एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, उसके बारे में क्या करना, एक इम्पोर्टेंट मान करके सोचते रहना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या एग्जांपल लेंगे, एज एग्जांपल इसको देखते हैं हम लोग। सपोज दैट राम है, ठीक है, वो हमारे पीएम साहब जो है वो क्या हमेशा चिंतित रहते हैं स्वच्छता को लेकर के, उसी तरीक़ा से एक राम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो वो अपने कॉलोनी को कैसे स्वच्छ बनाए उसको लेकर के वो चिंतित रहता है हमेशा। ठीक है, तो उस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम हैज, क्या होता है, बी इन वंस
बोनेट। और यहाँ पे वंस की जगह पे हीज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, है ना। इस वन को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। वन बोनेट, ठीक है। क्या है, राम जो है वो चिंतित रहता है हमेशा। ये मतलब किस लिए चिंतित रहता है, उसका रीज़न क्या होता है, वो सिर्फ अपने कॉलोनी को लेकर के कि कॉलोनी का कैसे सफाई करवाया जाए, स्वच्छता किया जाए, अबाउट द सैनिटेशन। सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छता हिंदी मीनिंग अगर एरर हो तो करेक्ट कर लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे यही। किसका स्वच्छता, इन द कॉलोनी, कॉलोनी जो है इन द कॉलोनी, ठीक है। यानी जो राम है वो अपने कॉलोनी का स्वच्छता को लेकर के क्या होता है, हमेशा उसको सीरियस मान करके वो सोचते रहता है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, जहाँ जहाँ थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है वहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो इसको अच्छे से याद करने में, है ना। तो आपके लिए भाई आपका हमेशा हर कुछ करने के लिए रेडी है, बस आप लोग अपना प्यार दिखाइए। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बिग द क्वेश्चन, ठीक है। बिग द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं ना अभी, सेम उससे रिलेटेड है, बी इन वंस बोनेट से ही थोड़ा सा रिलेटेड है बट थोड़ा सा हटके है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को सत्य मान लेना, हम लोग होता है ना किसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं, जैसे आपको कोई कहानी सुनाए, आप कहानी सुने उसको सत्य मान लिए, ठीक है, बिना किसी साक्ष्य का, उसी को बोलते हैं किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को क्या करना, सत्य मान लेना, सत्य मान लेना विदाउट एनी एविडेंस, मान लेना बिना साक्ष्य का। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, बिना, सपोज दैट साक्ष्य, ठीक है। साक्ष्य क्या, बिना किसी साबूत वगैरह, साबूत ही यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि साक्ष्य जो है ये हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि हम जो साक्ष्य हिंदी में लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं, बट साबूत हम लिख देते हैं बिना किसी सबूत का, बिना किसी सबूत का, है ना, बिना सबूत का क्या करना, उसको सत्य मान लेना। चलिए अब इसको हम बात करें हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो हिंदी में इसका लिखेंगे एज्यूम कर लेना। क्या चीज़ है एज्यूम कर लेना, एज्यूम द ट्रूथ, किसी चीज़ का, है ना, ट्रूथ ऑफ समथिंग विदाउट, विदाउट एविडेंस, विदाउट एविडेंस, है ना, EVIDENCE, विदाउट एविडेंस या विदाउट वेरिफिकेशन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। एज ए एग्जाम्पल सपोज दैट, अब नॉर्मली हम लोग भगवान जो होते हैं उन पे क्या करते हैं, बिना किसी सबूत बिना किसी साक्ष्य का एकदम आंख बंद कर विश्वास करते हैं भगवान पे ना। तो नॉर्मली वी बेग द क्वेश्चन, बेग द क्वेश्चन, ये हमारा आइटम हो गया, इसको हम ऐसे कर लेंगे अंडरलाइन, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग में, रिगार्डिंग द, रिगार्डिंग द व्हाट, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से क्योंकि ये स्पेस थोड़ा कम है। उसके बाद हम लोग फिर अपने आते हैं रिगार्डिंग द,
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ किसका, गॉड का। कहने का मतलब ये है कि हम लोग भगवान को बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी सबूत को, एकदम उनके अस्तित्व को हम लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं ना। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसको लिख लीजिए, अस्तित्व, है ना। अस्तित्व क्या बोलेंगे इसको, अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बिहाइंड द बार था। क्या था, बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार का मतलब होता है, अगर लॉजिकली देखें तो, अगर आप बार में जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो बिहाइंड द बार का मतलब क्या हो जाएगा, जेल में, है ना। अगर आप किसी भी बार में जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। एज ए लॉजिक बता रहे हैं हम आपको। इन प्रिजन, इन प्रिजन का मतलब हो गया जेल में, है ना। बिहाइंड द बार को क्या बोलते हैं, इसका आइटम होता है बिहाइंड द बार, जेल का आइटम होता है बिहाइंड द बार। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, आजकल जो क्रिमिनल है वो अपना सेफ जगह बना लिया है बिहाइंड द बार को। ड्यू टू बाहर में रहेगा तो वो किसी ना किसी से मारा जाएगा, इसलिए आजकल जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं वो अपने आप को सेफ कहाँ महसूस कर रहे हैं, बिहाइंड द बार में ही महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं द क्रिमिनल, द क्रिमिनल्स आर नाउ सेफली वेयर, कहाँ पे सेफली, वो है बिहाइंड द बार में। यानी कहने का मतलब जो है, आजकल जो क्रिमिनल है वो सेफली कहाँ फील कर रहे हैं, कहाँ पे अधिक सेफ रह रहे हैं, वो रह रहे हैं जेल में ही, वो अधिक सेफ रह रहे हैं, है ना। चलिए अब उसी तरीक़ा से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए। नेक्स्ट के लिए बिहाइंड क्लोज डोर। बिहाइंड क्लोज डोर इसका मतलब होता है, वर्ड से ही पता चल रहा है, क्लोज डोर, यानी कि किसी बंद कमरे के भीतर जो गुप्त रूप से कोई योजना बनाया जाए या किसी चीज़ पे चर्चा किया जाए, उसी को बोलते हैं, जैसे सीक्रेटली आप बोल सकते हैं ना, किसी काम को गुप्त रूप से जो किया जाता है उसी को बोलते हैं बिहाइंड क्लोज डोर, है ना। जैसे इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में गुप्त रूप से। इसका इंग्लिश तो सबने बना लिया होगा, इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सीक्रेटली। सीक्रेटली का मतलब क्या हो गया, गुप्त रूप से। एज ए एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो कोई भी प्लान जो है हम लोग जनरली किसी भी, जैसे हम लोग का पाकिस्तान में जो हम लोग अटैक किए थे उसका प्लान मीडिया में तो बना नहीं था, वो क्या एक सीक्रेटली तरीक़ा से प्लान बना था और फिर जो है उसको अटैक किया गया था, जो इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे। ठीक है, तो कोई भी प्लान हम लोग कैसे बनाते हैं, अब बिहाइंड क्लोज डोर यानी गुप्त रूप से बनाते हैं। ठीक है, सपोज दैट द इंटायर जो हम लोग एक्शन जो लेते हैं उसका प्लान, एक्शन प्लान अगेंस्ट द नक्सलाइट, वो आज कहाँ पे वो होता है, जिसको डिस्कस किया जाता है वो कहाँ पे होता है, वो हमेशा एक गुप्त रूप से डिस्कस किया जाता है, नहीं तो फिर हो जाएगा दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बिहाइंड, उसके बाद यहाँ पे इसका सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर, है ना। यानी कि गुप्त रूप से जो भी होता है नक्सली के अगेंस्ट, जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं, या फिर नक्सलाइट हो गया या फिर टेररिस्ट,
उसके अगेंस्ट में जो हम लोग प्लान बनाते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक बिहाइंड क्लोज्ड डोर प्लान बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका आइटम हो गया, इसको हम लोग आइटम के तौर पे लिए और इसको सेंटेंस में यूज करके हमने बहुत अच्छे से दिखा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ना, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ क्या है, वाह, बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या होता है, जोखिम भरा काम करना। बेल द कैट कहने का मतलब क्या है, जो बेल है एक लॉजिकली हमें इसको है ना को रिलेट करके बता रहे हैं, उसको याद करने का एक तरीका। बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब क्या है, सपोज दैट कैट है, ठीक है, उसके गर्दन में एक बेल जो होता है जिसको घंटी बोलते हैं, वो हमने लटका दिया। क्यों लटका दिया, उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ये जो भी अगर जोखिम भरा काम करेगी कैट, वो जब भी चलेगी करने के लिए तो वो बेल क्या होगा, बजेगा। ठीक है, तो उससे हम लोग को पता चलेगा बेल जो है वो कुछ जोखिम भरा काम करने वाली है, यानी रिस्की टास्क करने वाली है, रिस्की वर्क करने वाली है। तो इसको एज ए हिंदी हम क्या लिखेंगे, जोखिम, जोखिम भरा काम करना है ना, जोखिम भरा काम करना। अब इसको इंग्लिश तो इसका इजी है, इंग्लिश क्या लेंगे, रिस्की टास्क, रिस्की टास्क या रिस्की वर्क भी बोल सकते हैं। सपोज दैट हम लोग किसी भी बॉस को शिकायत करते हैं उसके बारे में या सुझाव देते हैं, वो क्या है, वो एक, वो जो वर्क है शिकायत करना बॉस से या फिर कंपनी के अगेंस्ट में बोलना, वर्क जैसे आपको बॉस से दिक्कत है या फिर आपके कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय से दिक्कत है या कोई भी सजेशन देना है बॉस को, तो आप सजेशन तो देते हैं बट वो क्या है, बेल द कैट है, यानी जोखिम भरा टास्क है, जोखिम भरा काम है। हो सकता है बॉस इससे खुश ना होकर आपको क्या करे, टर्मिनेट कर दे, वहाँ से हटा दे। ठीक है, तो हम लोग इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांस, ग्रीवांस किसको, टू द, टू द बॉस। हाँ, बट ये जो काम है, बट द क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज हु विल, ये कौन कर सकता है, हु विल बेल द, बेल द कैट। कहने का मतलब इसमें कुछ कुछ वर्ड है जिसका हम आपको हिंदी मीनिंग बता देते हैं ताकि इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आइटम को यूज किए सेंटेंस में बहुत अच्छे से। अब इसका कुछ इस सेंटेंस में वर्ड है जिसका हिंदी हम आपको ट्रांसलेट कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए। ग्रीवांस का मतलब होता है जैसे कोई भी आपको सुझाव है, शिकायत है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीवांस। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे शिकायत। इसको कुछ और भी कलर हम लोग ले सकते हैं ताकि उससे एक आप लोग को यहाँ पे अच्छा लगे देखने में, ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। चलिए, ग्रीवांस का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, कोई भी शिकायत या फिर अपना जो भी प्लान वगैरह है वो चीज़ को हम बोल सकते हैं शिकायत। अब बात आती है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है जैसे आप किसी बात को किसी से बताना चाह रहे हैं, बताते हैं या कहते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कन्वे। तो कन्वे किससे बना है, कन्वर्सेशन से ही बना है कन्वे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहना या कहना या फिर किसी बात को बताना, बताना। ठीक है, चलिए
तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो है अपने बॉस से कोई भी शिकायत बताना चाहिए, कोई भी जो भी शिकायत है उसको क्या करना चाहिए, बॉस से कहना चाहिए, बॉस को बताना चाहिए। बट सवाल ये उठता है कि इस तरीका का जो काम है वो, इस तरीका का जो जोखिम भरा काम है वो करेगा कौन। बट द क्वेश्चन इज हु विल बिल द कैट। ये बात तो सही है कि हमारे बॉस से कोई भी शिकायत करना ये एक रिस्की टास्क है हमारे लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये आइटम अच्छे से हम लोग यूज करके देखें। और ये जो है क्लास हम लोग का यहाँ पे एंड होता है। और उम्मीद करते हैं कि आज से लगभग मंडे टू वेडनेसडे को शायद ये मे बी कंप्लीट हो जाए सीरीज बी हम लोग का, है ना। उसके बाद एक सीरीज बचेगा हम लोग का सी। ठीक है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। हम लोग का जो है वेडनेसडे को मे बी कंप्लीट हो जाए, मे बी कंप्लीट हो जाए, मे बी कंप्लीटेड ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ये जो सीरीज बी है, सीरीज जो बी है ये क्या है, कंप्लीट हो जाए वेडनेसडे को। और उसके बाद जो है एक सीरीज सी है, ठीक है, जो थोड़ा सा लॉन्ग है। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग का चलेगा एस तक। ठीक है, और एस थोड़ा सा नहीं, ये लॉन्ग है। उसके बाद हम लोग बस एक ये सी थोड़ा सा लॉन्ग है आइटम में, और एस सेक्टर का लॉन्ग है। बाकी जो बीच का जितने भी सीरीज हैं वो हम लोग का बहुत 1 से 2 दिन, हार्डली 3 डेज का क्लास होगा। बाकी हम लोग फटाफट इसको खींचेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारे बातों को आप अच्छे से समझें और क्लास को अच्छे से एंजॉय किए। और प्लीज़ एक हम्बली रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में बताएं अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो, और इन्जॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।